हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेप्टिक अल्सर के बारे में जानेंगे। पेप्टिक अल्सर के बारे में हम इस कई बातों को जानेंगे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन के बारे में, टाइप्स के बारे में, मैनेजमेंट हुआ, साइन एंड सिम्टम्स हुए, मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे तो डेफिनेशन में है ईसोफेगस स्टोमक एंड एब्डोमिनल की म्यूकोजा मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी के ब्रेकडाउन होना ही पेप्टिक अल्सर कहलाता है। मतलब ईसोफेगल स्टोमक और तथा ड्यूडेनम की म्यूकोजा मेम्ब्रेन मतलब जो हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनकी अंदर वाली लेयर को म्यूकोजा मेम्ब्रेनस बोलते हैं। उसका लगातार मतलब कंटिन्यूस रूप से ब्रेकडाउन यानी टूटना ही पेप्टिक अल्सर कहलाता है। इसका प्रमुख रीजन इसके टूटने का प्रमुख रीजन होता है जो हमारे बॉडी में एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हार्मोन HCl पेप्सिनोजन का अत्यधिक मात्रा में अगर हार्मोन होने लग जाएगा, इसकी वजह से भी इसकी कंटिन्यूटी में ब्रेकडाउन होने लग जाएगा। नेक्स्ट टाइम अब इसकी टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन स्टोमक म्यूकोजा मेम्ब्रेन, यानी कि स्टोमक की म्यूकोजा मेम्ब्रेन मतलब जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है उसमें अल्सर का फॉर्मेशन होना ही गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। इसका जो अल्सर का फॉर्मेशन होने का जो रीज़न है, जो कैफीन एप्सिन ड्रग एवं NSAID जो ड्रग्स होती है उनका उपयोग में लेने की वजह से ही इनमें गैस्ट्रिक अल्सर होने का कारण है। NSAID की फुल फॉर्म जैसे कि नॉन स्टेरॉल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। इसकी वजह से भी, इसका यूज करने से भी, ड्रग है एक तरह से, इनकी यूज करने की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें सेकंड ड्यूडेनल अल्सर के बारे में जानेंगे। ड्यूडेनल अल्सर वेगस नर्व की स्टिमुलेशन से HCl का सीक्रेशन इंक्रीज होता है, जिस कारण ड्यूडेनम की म्यूकोजा मेम्ब्रेन में ब्रेकडाउन होने लग जाता है, जिसकी ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। यानी कि जो हमारी वेगस नर्व का स्टिमुलेशन में HCl का जो सीक्रेशन होता है वो इंक्रीज होता जाता है, लेकिन इंक्रीज मतलब ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा मेम्ब्रेन में ब्रेकडाउन होने लग जाता है। ड्यूडेनम मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पार्ट है ड्यूडेनम जूजोनम इलियम, उनमें ब्रेकडाउन होने लग जाता है, जिसे हम ड्यूडेनल अल्सर के नाम से भी जानते हैं। यह अल्सर यदि कोई पर्सन है सुबह से शाम तक कई दिनों तक ऐसे कर रहा है, भूखे रह रहा है, टाइम से खाना नहीं खा रहा है, ज़्यादातर फास्टिंग करने से वजह से, इसकी वजह से भी, भूखा रहने की वजह से भी, ये इसका प्रमुख रीज़न हो गया, कारण हो गया कि ड्यूडेनल अल्सर उत्पन्न हो जा सकता है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इसके थर्ड में ईसोफेगस अल्सर के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ईसोफेगस में म्यूकोजा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होना ईसोफेगस अल्सर कहलाता है। यह अल्सर ग्रेड GERD के कारण सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो इसमें है कि ईसोफेगस जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, उसकी म्यूकोजा मेम्ब्रेन क्या आपको मैं बार बार बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि म्यूकोजा मेम्ब्रेन ऑर्गन के सबसे लास्ट अंदर वाला जो भाग होता है, जो उसकी लेयर होती है, उसे म्यूकोजा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसका लगातार ब्रेकडाउन होना ही ईसोफेगस अल्सर कहलाता है। ईसोफेगस अल्सर कहलाता है। हम्म, यह ग्रेड ग्रेड अ, ग्रेड की फुल फॉर्म में होती है कि गैस्ट्रोइनसोफियल रेफलर डिजीज। मतलब ये ग्रेड एक तरह की जो डिजीज होती है, जिसकी कारण भी ईसोफेगस अल्सर देखने को मिलता है। अगर ये डिजीज नहीं होगी तो ईसोफेगस अल्सर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट में एक ग्रेड नाम की डिजीज पाई जा रही है तो उस वजह से ही ईसोफेगस अल्सर हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम इसमें इसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके कॉजेज में देखेंगे। इसमें फर्स्ट है हाइपर सीक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। यदि HCl तथा पेप्सिनोजन का हाइपर मतलब सबसे ज़्यादा सीक्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी अल्सर होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। हेपेटोबैक्टीरिया, पाइलोराई बैक्टीरिया तथा एस पाइलोराई बैक्टीरिया के कारण हाइपर सीक्रेशन होता है। प्रोलोंग्ड यूज फॉर ड्रग जैसे NSAID द एस्पिरिन, इसका यूज करने से भी अल्सर का फॉर्मेशन होगा।
इमोशनल स्ट्रेस, यदि किसी व्यक्ति को भावनात्मक रूप से इमोशनल स्ट्रेस हो रखा है तो उस वजह से भी अल्सर होने के चांस हैं, पेप्टिक अल्सर होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। और नेक्स्ट है इसका रिड्यूस ऑफ म्यूकोजा मेम्ब्रेन ब्लड सप्लाई। जो हमारी म्यूकोजा मेम्ब्रेनस होती है उसमें अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होने का सबसे ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है इसकी एक्सेसिव इनटेक एल्कोहल एंड स्ट्रेस। यदि आप कोई पर्सन अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने लग जाएगा या फिर स्ट्रेस लेगा तो उसको भी सबसे ज़्यादा चांस है कि पेप्टिक अल्सर होगा। और कुछ लोगों में ये जेनेटिकली पाया जाता है, जिस वजह से जिसे उसकी फादर मदर में से किसी एक को पहले से अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, तो सेकंड है उसके बच्चों को भी वो अल्सर पाया जाएगा। नेक्स्ट हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे हम इसके। तो सबसे पहला है इसमें एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल साइनस सबसे पहले क्या हमारे पेट में पेन होने लग जाएगा, एब्डोमिनल में पेन होने लग जाएगा। जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें एपीगैस्ट्रिक जो रीजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर पैदा हो। दूसरा है हार्ट बर्न। तीसरा है नोजिया। चौथा है वॉमिटिंग, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, रिड्यूस स्लीप। ये इसके साइन सिम्टम है। अगर ये आपको साइन सिम्टम किसी भी पर्सन में या पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं तो उसे कंफर्म है कि उसको पेप्टिक अल्सर ही होगा। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे इसमें नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इसके नेक्स्ट हम इसके डायग्नोस के बारे में, डायग्नोस तथा एवेलुएशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन करवाएंगे और ब्रे ब्रोइंग ब्रोइंग एक्सरे टेस्ट करवाएंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है आज। ब्रोइंग टेस्ट करवाएंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे जिसमें WBC अगर इंक्रीज आ रही है तो ठीक है। इसमें इंक्रीज ऑफ HCl लेवल है, अगर HCl का लेवल कम है तो उसे इंक्रीज भी, अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो पेप्टिक अल्सर होने के चांस हैं, अगर कम है तो उसे मतलब देखेंगे अगर एग्जामिनेशन में हम उसको। सीरम गैस्ट्रीन लेवल, सॉरी दोस्तों सीरम नहीं है ये लेवल है, गलती से लिखा आ गया होगा। लेवल इसका pH 100/g/ml होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो दिक्कत है, इससे कम है तो दिक्कत है। नेक्स्ट हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला है एंटी माइक्रोबियल ड्रग। माइक्रोबियल ड्रग जैसे कि हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है उनका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे कि ओरिंडाजोल एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, उसका हम यूज करेंगे। सेकेंड है इसकी एंटीमेटिक ड्रग। एंटीमेटिक ड्रग जो जैसे कि नॉन स्टेरॉयल ड्रग होती है, स्टेरॉन ड्रग होती है जो उसे हम एंटीमेटिक ड्रग भी बोलते हैं, उनका यूज करेंगे। और सब थर्ड है इसका एंटासिड ड्रग। एंसाइटिक में पेंटोपेराजोल हुई, जैसे ही एक्सेट्रा एक्सेट्रा ड्रग का हम यूज करेंगे। फोर्थ है इसका HCl न्यूट्रलाइज ड्रग, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एनुमीसिया हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। फिफ्थ है इसका गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टिव ड्रग, गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टिव ड्रग हो गई। और सिक्स है इसका एंटीबायोटिक ड्रग जिसमें एमोक्सियाक्लिन तथा यूरिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सियाक्लिन तथा यूरिथ्रोमाइसिन हो गया। नेक्स्ट हम दोस्तों इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट है का सर्जिकल मैनेजमेंट में गैस्ट्रोजूजिनोस्टोमी। गैस्ट्रोजूजिनोस्टोमी में है इसमें है इसमें स्टोमक तथा जूजिनम के साथ कांटेक्ट करना गैस्ट्रिक जूजिनोस्टोमी कहलाता है। मतलब जो हमारा स्टोमक है उसका लोअर पार्ट और जो स्मॉल इंस्टेटाइन है हमारी उसका फर्स्ट वाला पार्ट जूजिनम, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना ही गैस्ट्रिक जूजिनोस्टोमी कहलाता है। और सेकंड है इसका गैस्ट्रिक सेल द्वारा HCl के सीक्रेशन को रोकने के लिए वेगस नर्व को कट करना। जो हमारी गैस्ट्रिक सेल होती हैं उनमें जो HCl का सीक्रेशन है उसको रोकने के लिए वेगस नर्व को कट करना। जो हमारी वेगस नर्व होती है उसको अगर हम कट कर देंगे तो हमारी गैस्ट्रिक सेल द्वारा HCl का सीक्रेशन रुक जाएगा, उसे हम वेगोस्टोमी कहते हैं। जिसके कट करने से अगर HCl का सीक्रेशन पहले इंक्रीज हो रहा था तो वो कम हो जाएगा और हमारे अल्सर ठीक हो जाएंगे, इसे ही हम वेगोस्टोमी कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टोमी के बारे में। तो गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टोमी में स्टोमक के लोअर पोर्शन को रिमूव कर कर स्टोमक के लोअर पोर्शन को रिमूव करना, ड्यूडेनम के साथ कांटेक्ट करना। ड्यूडेनम जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टोमी कहलाता है। अगला है नेक्स्ट इसका सब गैस्ट्रोक्टोमी। स्टोमक के अल्सर वाले पार्ट को कट कर कर रिमूव करना सब गैस्ट्रोक्टोमी कहलाता है। जो हमारे स्टोमक में जो अल्सर हो रहे हैं उस वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे और उसे ही हम गैस्ट्रोक्टोमी कहते हैं। रिमूव करने के बाद वो अल्सर वाले पार्ट को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो बिल्कुल बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है इनमें। नेक्स्ट है इसका टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। कंप्लीट स्टोमक को सर्जरी के द्वारा रिमूव करना टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाता है। यदि किसी पेशेंट है उसके स्टोमक में हद से ज़्यादा छाले हो गए हैं, मतलब पेप्टिक अल्सर हो गए हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन से भी कोई इलाज नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसका पूरा जो स्टोमक है उसे डॉक्टर्स द्वारा सर्जरी करके पूरे स्टोमक को रिमूव कर देंगे, तो हम उसको टेस्ट टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट के निम्न लक्षणों को निरंतर असेस करेंगे, जैसे कि पहला पे, पेश, पेशेंट इंटेंसी तथा रिड्यूसन। पेशेंट को जो पेन इंटेंसी है उसको देखेंगे कि इंटेंस नहीं हो रहा, रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। सेकंड है इसका वोमिटिंग का ध्यान रखेंगे, उसको वोमिटिंग तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है उसका भी ध्यान रखें। एब्डोमिनल तरह टेंडरनेस का भी ध्यान रखें, एब्डोमिनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंडरनेस हो रही है या नहीं हो रही उसका भी हम ध्यान कर रखेंगे। सेकंड है इसमें रिड्यूसिंग द रिड्यूसिंग द इंसेटिव ऑफ पेशेंट। इसमें सबसे पहले पेशेंट को लंबे समय तक या टाइम से जो भी उसकी ड्रग है एंटासिड तथा नॉर्मल अन्य लिखी गई ड्रगों को एडमिनिस्टर करेंगे। जो भी पेशेंट को ड्रग दी जा रही है उनको समय पर एंटासिड तथा जो भी अन्य लिखी हुई ड्रग है उन्हें हम एडमिनिस्टर करेंगे। सेकंड है इसमें जो पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट देंगे, जिससे जो गैस्ट्रिक अल्सर का हमारे बॉडी में पेशेंट की बॉडी में जो फॉर्मेशन होता है उसकी कमी आ सके। और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन जैसे आरामदायक स्थिति में बैठाएंगे, जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो और वह थोड़ा अच्छा महसूस करे। से थर्ड पॉइंट है अब जो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट का उसके बारे में हम बात करेंगे, न्यूट्रिशनल डाइट। इसमें प्रॉपर फूड सबसे पहला है, क्या है प्रॉपर फूड में जो अच्छा वाला हेल्दी खाना देंगे और हेल्दी डाइट भी देंगे। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो उससे न्यूट्रिशनल लेवल को तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए या तो हम एन एस ट्यूब जो पेशेंट को सीधा एन एस ट्यूब से हम भोजन दे सकते हैं, या फिर हम IV फ्लूइड इंट्रावेनस द्वारा भी हम उसे भोजन दे सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट को ऐसा फूड नहीं देंगे जिससे उसकी कंडीशन और ख़राब हो सके, जैसे कोई भारी खाना नहीं देंगे हम इसको। ज़्यादातर हम लिक्विड डाइट देना ही पेशेंट को प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट है इसका पेशेंट। इसमें हम पेशेंट की जो उसकी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसकी हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के बारे में जानेंगे। जो हमारे अल्सर की मेटाजेनिक पैथोजेनिक कंडीशन है उसको पेशेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसी कंडीशन में अभी अल्सर्स हैं। जो भी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे, जैसे रिस्क फैक्टर पे अल्सर होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और पेशेंट को प्रॉपर रेगुलर मेडिसिन नियमित रूप से जो भी मेडिसिन ले रहे हैं हम उसके बारे में बताएंगे। पेशेंट को कैसे अपनी टेक केयर करनी है, अगर पेशेंट कैपेबल नहीं है टेक केयर करने के लिए तो उसके जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनके बारे में बताएंगे हम। इस प्रकार की पेशेंट को रेगुलर चेकअप के लिए अगर डॉक्टर बोलता है तो रेगुलर चेकअप के लिए आने के लिए कहेंगे, मेडिसिन प्रॉपर टाइम पर लेने के लिए कहेंगे। इस प्रकार ही इसका इम्प्रूव नॉलेज होगा पेशेंट का। ये सारी बातें जो नर्सिंग मैनेजमेंट में आती हैं, जिसका नर्स का काम होता है। तो इसी पर हम दोस्तों आज हमारा चैप्टर पेप्टिक अल्सर ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।